नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली। इससे पहले हमने एसी सर्किट को लिया था रेजिस्टेंस के साथ, जिसमें हमने प्योर रेजिस्टर लिया था। यहाँ पर हम प्योर इंडक्टेंस लेंगे। प्योर इंडक्टेंस क्या होती है? इंडक्टेंस जो कॉइल होती है हमारी इस तरह की होती है, जो वायर को हम एक कॉइल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसको हम इंडक्टेंस बोलते हैं। तो ये प्योर इंडक्टेंस क्या है? यानी कि इसका जो खुद का रेजिस्टेंस है इस वायर का वो जीरो है, या कहीं कि नेग्लिजिबल हम मानेंगे इसको। वैसे तो प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, लेकिन हम यहाँ पर नेग्लिजिबल इसके खुद के रेजिस्टेंस को मानेंगे। इसको हम कनेक्ट कर देते हैं एक एसी सर्किट के साथ। एसी सप्लाई हम इसको दे देते हैं, तो यही सिंबल है एसी सप्लाई का, तो हमने इसको एसी सप्लाई दे दी। अब यहाँ पर जो अल्टरनेटिव ईएमएफ सप्लाई हो रही है, तो वो हम ले लेते हैं। जो ई है उसका फॉर्मूला क्या होता है? ई नॉट साइन ओमेगा टी, यही फॉर्मूला होता है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये ईएमएफ हम सप्लाई कर रहे हैं। अगर एसी सप्लाई हम इसको दे रहे हैं और आई करंट इसमें से फ्लो कर रहा है, तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, यानी कि जो डी आई बाई डी टी है थ्रू इंडक्टेंस जो एल है, अब इस इंडक्टेंस से करंट जा रहा है और यहाँ पर चेंज हो रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू हम टाइम ले रहे हैं, किसी भी टाइम एट एनी इंस्टेंट आप ले सकते हैं। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी इस इंडक्टर के अंदर, वो क्या होगी? उसी क्षण वो अपोज करेगी जो करंट है उसके फ्लो का, और ये होती है एल डी आई बाई डी टी, यही होती है। और इसके आगे हम माइनस को लगाएंगे, क्योंकि ये अपोज करती है जो यहाँ पर ये करंट आ रहा है उसका। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कि ये जो है, जब यहाँ पर करंट आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी। उन्हीं मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपोज करने के लिए यहाँ पर एक जो है इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट होगी, जो उसके इंक्रीज या फिर डिक्रीज का करंट का अपोज करेगी। तो वो जो ईएमएफ है एल डी आई बाई डी टी होती है। माइनस हमने यहाँ पर क्यों लगाया? क्योंकि ये अपोज कर रही है। इतना क्लियर है? अब यहाँ पर अगर हमें ईएमएफ, यहाँ पर हम इसको सप्लाई कर रहे हैं इस सर्किट को, और ये जो करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट से, अगर इस करंट फ्लो को हम मेंटेन रखना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो ये इंड्यूस ईएमएफ है जो इसका अपोज कर रही है, तो उसके कम से कम इक्वल और अपोजिट हमारी इंड्यूस्ड जो वोल्टेज हमारी यहाँ पर हो रही है, उसकी इक्वल एंड अपोजिट हमें अप्लाइड वोल्टेज तो चाहिए ही चाहिए। यानी कि जो ई है हमारे पास, वो हमारा इसके इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। यानी कि माइनस का साइन हम लेंगे क्योंकि अपोजिट लेनी है। एल डी आई बाई डी टी हमने क्या किया? माइनस एल डी आई बाई डी टी, और बाहर माइनस का साइन लगाया कि इसके इक्वल एंड अपोजिट तो हमें जरूर सप्लाई करनी पड़ेगी। अगर फ्लो ऑफ करंट जो है हमें मेंटेन रखना है सर्किट के अंदर, अप्लाइड वोल्टेज को इतना तो रखना ही पड़ेगा। और ये किसके बराबर होती है? ई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर। तो ई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर ये होती है। यहाँ से हम डी आई की वैल्यू को निकाल लेते हैं, माइनस अंदर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से डी आई की वैल्यू को निकाल लेते हैं। डी आई अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए ये एल जो है यहाँ पर आ जाएगा, ई नॉट बाई एल, एल यहाँ पर आ गया, डी टी उस तरफ चला गया, यहाँ पर ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी डी टी। इतना क्लियर है? हमने यहाँ से डी आई की वैल्यू को निकाल लिया। अब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन कर लेते हैं दोनों साइड, तो हमें टोटल करंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये आई आ जाएगा हमारे पास, और ई नॉट बाई एल ये तो बाहर आ जाएगा। साइन ओमेगा टी, इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे, ये हमें क्या मिलेगा? माइनस का कोस ओमेगा टी मिलेगा, और डिवाइड में मिलेगा ओमेगा, यही मिलेगा। और प्लस यहाँ पर आ जाएगा कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। अब ये जो इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट होता है यहाँ पर, इसकी जो डायमेंशन होती है वो करंट की ही डायमेंशन होती है, ये भी याद रखना है। और टाइम इंडिपेंडेंट ये होता है, और इसको वैल्यू जो है हम जीरो लेते हैं। इसकी वैल्यू को जीरो क्यों लिया जाता है? क्योंकि देखिए ये जो ईएमएफ है हम बात कर रहे हैं, तो ये ऑसिलेट करती है अबाउट मेन पोजीशन, या कहें कि जीरो वैल्यू पे, इस तरह से करती है ना। यानी कि यहाँ से जीरो से गई, फिर जीरो, इस तरह से ऑसिलेट करती है ये पूरी साइकिल को अगर हम देखें। इसी तरह से जो करंट है वो भी जो है हमारा ऑसिलेट करेगा सिमेट्रिकली अबाउट जीरो, इसीलिए इसकी वैल्यू को हम जीरो यहाँ पर लेते हैं। तो ये भी याद रखना है। तो यहाँ पर जो आई की वैल्यू आएगी हमारे पास, ये तो जीरो वैल्यू हो जाएगी। तो ये हमारे पास माइनस का साइन इस तरफ ले लेते हैं, ये आ गया माइनस ई नॉट बाई एल, और ओमेगा को भी बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये क्या आ गया हमारे पास? कोस ओमेगा टी आ गया। इतना क्लियर है? अब इस कोस ओमेगा टी को हम किस तरह से लिख सकते हैं? इसको हम साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि वो भी कोस थीटा होता है। तो यहाँ पर जो आई की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? तो यहाँ पर इसको कर लेते हैं। जो आई की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी? माइनस ई नॉट बाई एल ओमेगा, और इसको हम लिख सकते हैं साइन जो 90 माइनस थीटा है, यहाँ पर 90 को 5/2 हम लिखेंगे, और माइनस ओमेगा टी, क्योंकि यहाँ थीटा ओमेगा टी है, तो इस तरह से लिख सकते हैं। अगर ये जो माइनस साइन है इसको जो हम हटाना चाहें इसको भी हटा सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? ई नॉट बाई एल ओमेगा, और यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा? ओमेगा टी माइनस 90, यानी कि ओमेगा टी माइनस 5/2, इस तरह से लिख सकते हैं। माइनस साइन है, अगर इसको हटाना चाहें तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास रिलेशन आ जाती है आई की। अगर करंट जो है मैक्सिमम हमें लेना है, यानी कि अगर हम करंट की बात करें, आई अगर आई नॉट हो तो वो कब होगा? आई नॉट हमारा होगा जब ये साइन ओमेगा टी माइनस 5/2 ये हमारा 1 के बराबर हो, तभी जो है आई इक्वल टू आई नॉट के बराबर होगा। यहाँ पर जो आई नॉट है, अगर हम करंट क्या कर रहे हैं, आई को आई नॉट ले रहे हैं, यानी कि पीक वैल्यू ले रहे हैं, यानी कि मैक्सिमम ये कब होगा? आई की वैल्यू बात कर रहे हैं जब ये 1 होगा। तो आई की जगह अगर हम आई नॉट लें तो ये मैक्सिमम कब होगा? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ई नॉट बाई एल ओमेगा, यानी कि ये जो पूरी टर्म है जब 1 हो जाएगी तो आई नॉट की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाती है, मैक्सिमम करंट की वैल्यू हमें मिल जाती है। अब इसी की जगह ये जो आई नॉट है इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं। आई की हमें जो वैल्यू मिलेगी, जो रिलेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी? आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5/2, ये रिलेशन हमें मिल जाएगी।
ये क्लियर है किस तरह से किया? हमने क्या किया, यहाँ पर मैक्सिमम करंट कब मिलेगा, जब ये टर्म 1 होगी, यानी कि आई नोट जो है इसके बराबर होगा जब ये 1 होगी। तो ये आई नोट की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पर हम आई नोट लिख देंगे और ये रिलेशन हमें मिल जाएगी। ये जो है हमारे पास ये फॉर्म बनती है अल्टरनेटिंग करंट जो डेवलप होगा उसके लिए ये फॉर्म बन जाती है। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ पर ये रिलेशन फर्स्ट थी और ये रिलेशन सेकंड थी। तो ये जो दो रिलेशन है इनसे अगर हम देखें, देखिए साइन है, ये भी साइन है, लेकिन यहाँ पर जो फेज डिफरेंस हमें मिलता है ये ओमेगा टी है और ये ओमेगा टी माइनस π/2 है, यानी 90 डिग्री का हमें यहाँ पर फेज एंगल जो है वो लैग मिलता है। किसका? जो एसी सर्किट के अंदर अगर हम इंडक्टेंस को लेते हैं एल को, तो जो अल्टरनेटिंग करंट होता है, अल्टरनेटिंग करंट यानी कि जो आई है वो लैग करता है किससे? जो ईएमएफ है या कहें कि जो अप्लाइड वोल्टेज ई है बाय ए फेज एंगल 90 डिग्री। तो यह माइनस है यानी कि ये लैग कर रहा है। तो चलिए अब इसका एक फेजर डायग्राम हम देख लेते हैं। तो फेजर डायग्राम जो है इंडक्टेंस के लिए, फेजर क्या होते हैं? जो हम ये एरो लेते हैं पीक वैल्यू के लिए, जैसे आई नोट हो गया, ई नोट हो गया, ये फेजर्स होते हैं जो ये हम एरो दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम 2 वर्टिकल लाइन ले लेते हैं पहले और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं। अब यहाँ पर ऊपर और नीचे इस एक्सिस पर तो हम इसी तरह से दिखा सकते हैं, एक ऊपर और एक नीचे लैग। अब हम यहाँ पर दिखाएंगे, ये तो हम वैसे समझ रहे हैं कि ये जो ऊपर है ये ई की वैल्यू हम ले लेते हैं कि ये है ई नोट साइन ओमेगा टी, और ये जो आई है उसकी वैल्यू है ये क्या है? आई नोट साइन और ओमेगा टी माइनस π/2, ये आई की वैल्यू है। अब यहाँ पर ये जो ओरिजिन है हमें पता है, जो फेजर है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है रोटेट करते हैं अबाउट दिस ओरिजिन, ये ओ ले लेते हैं। और यहाँ पर अब जब हम ई की वैल्यू देखें, यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू है ई नोट की, तो वो कहाँ पर होगी? तो इसकी हम प्रोजेक्शन ले लेते हैं। ये हमने मान ली कि ई की वैल्यू है, इसकी और इसकी प्रोजेक्शन ले ली, तो ई नोट की वैल्यू जो है हम यहाँ पर लेंगे, ये ई नोट की वैल्यू हो गई। और आई नोट की वैल्यू कहाँ पर होगी? इससे 90 डिग्री पर, यानी कि ये जो एंगल है ये तो एंगल हो गया ओमेगा टी, और इससे 90 डिग्री पर होगी जो आई नोट की वैल्यू है, ये होगी आई नोट की वैल्यू, यानी ये फेजर है। तो इस तरह से हम इसको दिखाएंगे क्योंकि ये लैग कर रहा है 90 डिग्री। तो जो ईएमएफ है यानी कि मैक्सिमम ईएमएफ है यहाँ पर है, तो 90 डिग्री, ये जो टोटल है ये कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री पीछे जो है ये है आई नोट। तो इस तरह से हम इस ओरिजिन के अबाउट इनको रोटेट होता हुआ दिखाएंगे, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब एट एनी इंस्टेंट हम ये वैल्यू ले रहे हैं किसी भी इंस्टेंट, तो इसी के थ्रू, इसी रोटेशन के थ्रू जब ये रोटेट कर रहे हैं, हम यहाँ पर जो है एक ग्राफ बनाएंगे, एक फिगर हमको मिलेगी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी हमें मिलती है। अगर ई नोट के लिए देखें तो ये इस तरह से मिलेगी, और आई नोट जो है 90 डिग्री जो है लैग कर रहा है, तो ये जो है इस तरह से 90 डिग्री जो है हमें ये मिलेगा पहले ही। तो यानी कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज देखें पहले ही मिल रहा है यहाँ, और ये बाद में है 90 डिग्री जाकर, तो ये 90 डिग्री पहले स्टार्ट हो रही है, इस तरह से चलेगी। ये यहाँ से 0 से, यानी कि इससे पहले जो है 90 डिग्री ये पहले ही चल दी थी। तो इस तरह से लैग हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, या यहाँ पर भी आप दिखा सकते हैं इस तरह से। तो ये जो है हमारे यहाँ ऐसे होता है 0, ये π/2 होता है, ये पाई होता है, इस तरह से चलती है ये पूरी साइकिल। जैसे यहाँ पाई है 180, तो यहाँ पर 2 पाई हो जाता है, यानी कि पूरा जो है 360 डिग्री यहाँ पर हम दिखा सकते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों का जो फेजर डायग्राम है वो इस तरह से मिलता है, और हमें यहाँ पर 90 डिग्री का लैग मिलता है जो करंट होता है उसके लिए। अब हमने यहाँ पर एक रिलेशन निकाली थी, जो आई नोट था हमारे पास, वो किसके बराबर आया था? ई नोट बाय ओमेगा एल के बराबर आया था। अगर इसी क्वांटिटी को, यानी कि जो मैक्सिमम करंट है, इसी क्वांटिटी को हम ओम लॉ से रिलेट करें, जहाँ पर जो करंट होता है वो क्या होता है? V बाय R, यानी कि वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस होता है। तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है इंडक्टेंस के केस में, ये हमारी ओमेगा एल के बराबर आ जाती है। इसको हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोलेंगे, जो कि इस इंडक्टेंस के द्वारा एल के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। तो इसको हम एक्सएल से डिनोट करते हैं, ये भी याद रखना है। तो एक्सएल जो है ओमेगा एल के बराबर हमारा होता है। ओमेगा को हम जो लिख सकते हैं 2 पाई न्यू, ये भी फॉर्मूला होता है ओमेगा का, तो 2 पाई न्यू इंटू एल, ये एक्सएल जो है हमारा इसके बराबर यहाँ पर इस तरह से इस फॉर्मूले के थ्रू भी आप लिख सकते हैं। और ये जो रेजिस्टेंस होता है, ये जो हमने बात की, जो आई नोट है, ई नोट बाय ओमेगा एल, और ओमेगा एल की बात की, जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है जो ऑफर कर रही है इंडक्टेंस एल, इसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस भी बोलते हैं। और ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है इसको हम एक्सएल से डिनोट कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पर न्यू क्या है? ये फ्रीक्वेंसी है, एसी जो सप्लाई हमने दी है उसकी। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि जो इंडक्टेंस है वो जो है अपोज करती है, जिस तरह से रेजिस्टेंस जो है करंट का अपोज करता है, उसी तरह से यहाँ पर इंडक्टेंस भी है सर्किट में वो अपोज करती है। एक और चीज यहाँ पर देखने को मिलती है कि जो एक्सएल है यहाँ पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमें मिलता है न्यू के, यानी कि फ्रीक्वेंसी के। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों ले रहे हैं, इसको क्या समझने के लिए ले रहे हैं? क्योंकि देखिए जो डीसी सप्लाई होती है उसके अंदर अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो तो सीधी इस तरह से एक लाइन आप बना सकते हैं, डीसी सप्लाई है हमारे पास, एक ही फेज उसका रहता है। लेकिन अगर हम बात करें जो एसी सप्लाई है, एसी सप्लाई के अंदर, तो डीसी सप्लाई के अंदर तो जो न्यू होती है वो 0 हो जाती है एक तरह से, यानी फ्रीक्वेंसी 0, तो एक्सएल जो है वो 0 ही होगा। लेकिन जो एसी सप्लाई है, एसी सप्लाई के अंदर इसकी कुछ वैल्यू होती है जो फ्रीक्वेंसी की, क्योंकि ये इस तरह से चलती है, जो एसी सप्लाई है इस तरह से चलेगी। यहाँ से हम क्या समझ सकते हैं कि जो इंडक्टेंस है वो डीसी वैल्यू को रिड्यूस नहीं करती। तो इसका मतलब तो यही निकलता है कि जो इस तरह का जो सर्किट होगा, तो वो डीसी के अंदर अगर हम इंडक्टेंस को लगाएंगे तो वहाँ पर जो उसकी वैल्यू है वो उसको रजिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर हमने एक्सएल को देखा वो 0 के बराबर हो जाती है, यानी कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है।
लेकिन रेजिस्टेंस को डीसी सर्किट में लगाते हैं तो उसको रिड्यूस करता है, लेकिन यहाँ पर हमने इंडक्टेंस का यूज किया है, लेकिन एसी सप्लाई के लिए उसको रिड्यूस करता ही है, जैसे हमने देख लिया है यहाँ पर। अगर हम इसकी यूनिट्स की बात करें, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है यानी कि जो एक्सएल है हमारे पास, ये होता है ओमेगा एल। ओमेगा हमारा किसके बराबर होता है, वो होता है 2 पाई बाई टी के बराबर। 2 पाई तो कांस्टेंट है, टी जो है हमारा सेकंड है यानी कि टाइम है, तो हम यहाँ पर ये क्या लिख सकते हैं, 1/सेकंड लिख सकते हैं। एल इंडक्टेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, हेनरी, तो यहाँ पर हेनरी लिख लेते हैं, तो हेनरी बाई ये सेकंड आ जाता है। हेनरी को हम क्या लिख सकते हैं, हेनरी को हम लिख सकते हैं वोल्ट बाय एम्पियर पर सेकंड, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं वोल्ट बाय एम्पियर पर सेकंड, ये हम लिख सकते हैं हेनरी को। और यहाँ पर 1/सेकंड पहले ही है, तो यहाँ पर 1/सेकंड पहले ही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें ये क्या आ गया हमारे पास, अब ये एम्पियर बाय सेकंड है और सेकंड ऊपर चला गया, ये कट आउट हो गया, वोल्ट बाय एम्पियर आ गया। वोल्ट बाय एम्पियर आने का मतलब क्या है, ओम ये बन जाता है, क्योंकि आई क्या होता है, वी बाय आर होता है, यही होता है। तो यहाँ पर देखिए वोल्ट बाय एम्पियर यानी कि आर की वैल्यू को यहाँ पर निकाले, क्या होता है, वी बाय आई, वोल्ट बाय एम्पियर, वही चीज आ गई, वोल्ट बाय एम्पियर सेकंड से तो सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस की जो यूनिट होगी ओम, यही हमारे यहाँ पर आ जाती है ओम। यानी कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है उसकी जो डायमेंशन है सेम एज किसके है, रेजिस्टेंस के बराबर है। यहाँ पर हम एक और चीज समझ सकते हैं, जो आर है और एल है इनके बीच का क्या डिफरेंस है। अब देखिए जो रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस क्या करती है, वो किस तरह से करंट को रिड्यूस करती है, क्योंकि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको ये ऑब्स्ट्रक्ट करता है रेजिस्टेंस, उनके फ्लो को। लेकिन इंडक्टेंस में क्या होता है, ये किस तरह से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ, खुद का इंड्यूस्ड ईएमएफ करती है, या कहीं की जो फ्लो ऑफ करंट जो है इंक्रीज और डिक्रीज होता है उसका अपोज करने के लिए खुद का करंट प्रोड्यूस करती है। तो इन दोनों में यहाँ पर ये डिफरेंस आ जाता है, ये तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, ये खुद का जो करंट है या ईएमएफ जो है इंड्यूस करती है, ताकि जो फ्लो का चेंज है उसको अपोज कर सके। तो ये था इसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।